हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। मैं आशीष तिवारी आप सभी का इस सेशन में वेलकम करता हूं। गाइज, आज हम लोग 31 टू 45 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और क्योंकि ये सभी मेंस के पेपर के क्वेश्चंस हैं तो सभी का लेवल बहुत अच्छा है। आप सभी बच्चे इन सभी सेशंस को ध्यान से देखिए। मैंने इससे पहले 2 सेशंस में 1 से 15 तक और फिर 16 से 30 ये 15 क्वेश्चंस का सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आप जरूर प्रीवियस सेशंस को देखिएगा। जो पीडीएफ या बच्चे चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्रीवियस सेशंस की जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, आप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा क्योंकि ये 2018 और 2019 प्रीवियस दोनों मेंस के पेपर्स में क्वेश्चन इससे इस तरह का पूछा गया था और मैंने डिस्कस भी किया है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। डायरेक्टली आपको गिवन है x सबसे बड़ा, y छोटा, z सबसे छोटा। उनमें से सबसे छोटे को यानी कि z को जब किससे डिवाइड करते हैं, सबसे बड़े यानी x से डिवाइड करते हैं, तो परिणाम कितना मिलता है, 9/16। ये इसका परिणाम आ गया। जो कि y से कितना अधिक है, 0.0625 अधिक है। तो y से अगर 0.0625 अधिक है तो y में कितना जोड़ा जाए, 0.0625 जोड़ा जाए तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा 0.0625 कितना होता है, आप लोगों को ये पता है 6.25% कितना होता है, ये होता है 1/16। तो 0.0625 यही लिखा हुआ है क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100 लिखोगे तो यही आ जाएगा। तो ये एक्चुअली वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1/16 के बराबर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, y का मान कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम, 9 में से 1 गया 8, 8/16 यानी कि 1/2। तो ये आपका y का मान आ जाएगा। अगर ये y का मान आ गया तो z और x का रेशियो आपको पता है। अब आप देखो तीनों का सम कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो अगर y का मान 1/2 है तो x प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा, x प्लस जेड का मान आ जाएगा, इसमें से 1/2 को घटा दोगे, ये कितना लिखा है, 12 दूनी 24 और 3 27/12। इसमें से 1/2 यानी कि 6/12 घटा दोगे तो ये आपको x प्लस जेड का मान आ जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा एलसीएम और 27 में से 6 जाएगा 21। तो 21/12 आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, 3 से कट कर लोगे आएगा 4, 3 से कट करोगे आएगा 7। तो ये 7/4 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, समीकरण आपको दिए गए हैं के बिंदु एक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है और फिर वो जो बिंदु P है वो किस समीकरण के बिंदु रेख पर भी स्थित है। द पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के ग्राफ पर भी वो बिंदु लाई करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, 3 से गुणा कर दें इस वाली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन क्या लिखी, 4 3 12 प्लस y बराबर 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा 8। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 2x, यहाँ पर 4 से गुणा करूंगा तो 3y, तो यहाँ पर 4 से गुणा करूंगा तो 2, तो माइनस का 10 आ जाएगा। अच्छा, मुझे x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटा दें तो 12 3 36 में से 2 जाएगा तो बचेगा 34x, y से y कट जाएगा, 8 3 24 और 10 तो ये भी 34 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 1 के बराबर। अच्छा, x का मान 1 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दें तो x का मान 1, तो ये 12 हो गया, 8 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, तो ये y -4 आ गया। तो ये आपके बिंदु आ गए 1, -4। पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो यहाँ 4 और 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। 1 और -4 ये भी यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 और -4 तो 4 3 12 और 1 ये यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 आ जाएगा और -4 तो +4 हो जाएगा, तो 4 और 3 7, ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। लास्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% है और वार्षिक रूप से संयोजित होती है और प्रत्येक किस्त कितनी है, 5,808 रुपए की है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% या निकटतम इसका ज्ञात आपको करना है। देखो कितना आ जाएगा। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी कि अगर मैं 10 रुपए का ब्याज लेता हूं तो 11 रुपए मुझे 1 वर्ष में चुकाने पड़ते हैं। अगर मैं 100 रुपए का ब्याज लेता हूं तो 121 रुपए इतना मुझे चुकाना पड़ता है, क्योंकि दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक किस्त के बारे में कहा है तो यहाँ पे 11 से गुणा कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा। अगर मुझे 210 रुपए मैंने उधार लिया है तो मुझे चुकाना पड़ेगा 121 की किस्तों के माध्यम से। तो 121 की वैल्यू कितनी दी गई, 5808। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 121 से डिवाइड कर दोगे, देखो पूरा पूरा कट जाएगा क्या,
अगर 121 से डिवाइड करेंगे 5 बार तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो कितना आएगा, 4 484 484 है, यहाँ पर 584 होता तो 100, और यहाँ पर 484 है तो 96 आएगा, तो 968 हो जाएगा। तो 8 बार करेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, 8 एकम 8 12 अट्ठे 96, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 48। तो जो उसने उधार लिया था वो कितना लिया था 210, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर उधार नहीं पूछ रहा है कितना लिया, पूछ रहा है जो ब्याज दिया गया वो कितना दिया गया। तो देखो ब्याज कितना दिया, 210 आपने उधार लिया था और पे कितना किया 100 और 100 और 200, और यहाँ पर कितना 121 और 121 242। तो आपने जो उधार पे किया है वो कितना पे किया भाई, 10 से 42 रुपए पे करना पड़ा, यानी 32 रुपए का आपको उधार पे करना पड़ा। तो यहाँ पर आएगा 48 और इसका 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा, 3/5 कर लूं, फिर 6/10 कर लेते हैं, तो 6/10 ये वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 32 गुणे 48 लिखा है, तो 48 से अगर मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 48 का दुगुना हो जाएगा 96, हासिल लगेगा 9, 48 का 3 गुना 144, 144 और 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 153, है ना। तो 144 और 9 1536 हो गया, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 6 6 का 36, हासिल लगेगा 3, 6 3 का 18 और 3 21, हासिल लगेगा 2, 15 6 का 90 और 2 92, तो 921.6 हो गया, बटे में एक 10 है तो 921.6 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 922 के बराबर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र का एक छात्र के औसत अंक कितने हैं 71 रुपए थे, यदि वह 71 अंक थे, यदि वह विज्ञान में 35 अंक और इतिहास में 11 अंक और कंप्यूटर विज्ञान में 4 अंक और प्राप्त करता, तो कितना कितना एक्स्ट्रा लाया, 35 और 11 46, 46 और 4 50, तो 50 अगर और एक्स्ट्रा लाता तो कितने लोगों में टोटल, मान लिया प्रश्न पत्र में कितने एन पेपर्स उसके हो रहे हैं, तो ये आपका इंक्रीज बताता। तो 71 से 76 कितने हो गए, +5 का, तो ये वैल्यू +5 की, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 के बराबर, यानी कि उसके परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे 10 प्रश्न पत्र थे। तो ये आसान क्वेश्चन था ना भाई, एवरेज का इजी क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु M है। N एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज ABC के अंदर इस प्रकार स्थित है कि CN जो है वो एंगल C का समद्विभाजक है। इसमें CN जो है वो इसका समद्विभाजक है, तो C मैं यहाँ से बना रहा हूँ ताकि इसका इस तरह से समद्विभाजक यहाँ कहीं पर लाऊं, ठीक है। और CN जो है, मैं ट्राइंगल ABC इस तरह से बना लेता हूँ, CN जो है वो कैसा है, NB पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये इस पे कैसा है, परपेंडिकुलर है, ये इस तरह से कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये 90 और 90 है, तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, पहली चीज है ना। तो CN जो है और NB आपस में परपेंडिकुलर है, पहली चीज। और इसके आगे क्या कहा गया, BC का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर और AC का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और आपको MN की लंबाई बतानी है, जहां M क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो ये AB का मध्य बिंदु हो गया। अच्छा इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर, ये बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, और क्योंकि एक साइड कॉमन है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। अगर एक साइड कॉमन होती है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अच्छा ये अगर सिमिलरिटी आप नहीं भी ध्यान देना चाहें, नहीं भी सीखना चाहें, तो आप डायरेक्टली भी इसको समझ सकते हैं। कैसे, आपने ये पढ़ा हुआ है, कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ करूं तो यही आपका परपेंडिकुलर होता है, और यही सामने वाली भुजा को दो भागों में भी बांटता है, तो ये दोनों भी बराबर होते हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि ये इसके आपस में बराबर होगा, और ये अगर 10 है तो इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, ये आपका 10 के बराबर आ जाएगा, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है MN का मान, तो इस सबसे क्या फायदा होगा। अब देखो इस वाले ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, किसको, इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं D, तो मैं B से D और A, ये A हो गया, ये D हो गया और ये B हो गया, तो BD को मैंने ड्रॉ किया, और यहां से इनफैक्ट BD को नहीं, यहां से मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, हाँ करेक्ट है। तो BD को मैंने इस तरह AD को ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर ये जो पॉइंट N है और यहाँ पर पॉइंट M है,
m को क्या बोला गया है कि ये AB का मध्य बिंदु है, और n के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया कि n जो है वो BD का मध्य बिंदु है कि नहीं भाई? देखो ये दोनों को बराबर हिस्सों में ब्रेक करता है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। और ये NM, क्योंकि ये भी इसका मध्य बिंदु है तो ये भी इसका मध्य बिंदु हो गया। तो अगर NM आपसे पूछा जाए तो NM किसके बराबर होगा, AD/2 के। NM किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से आप निकाल सकते हो AD/2, और AD का मान कितना है, AD का मान आपने निकाला 5, तो ये NM का मान कितना हो जाएगा, बाई 2 करोगे तो 5 का आधा 2.5 के बराबर। ये आज के 15 क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी के द्वारा पूछा गया है ज्योमेट्री का, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2017, 18 और 20 में, 2017, 18 और 20 में देश जेड द्वारा, देश जेड ये और इसके साथ में ये, इनके द्वारा औसत उत्पादन, तो औसत उत्पादन कितना आ जाएगा, 300, 300 और यहाँ 400, 4 3 7 और 3 1000 हो गया, 60 और 20 80 और 3 110, तो 1110 ये हो गया। 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 370, ये औसत उत्पादन हो गया। आपको बताना है 2018 और 20, तो 18 और 20 में देश एक्स द्वारा किए गए औसत उत्पादन, तो 240 और 260 का औसत कितना आ गया, 250 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120, तो 120 अधिक है। 120 जो है 250 का कितना प्रतिशत है ये आप निकाल देंगे, तो देखो 50% होता तो 125 आता, तो 125 से कम है, और कितना कम है, मात्र 5 कम है। अगर मैं 1% निकालूं तो 2.5 आता है, तो 2% कम है, तो 50 से 2% कम यानी कि 48% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 55 किलोग्राम या अधिक, है ना, 55 किलोग्राम या अधिक लेकिन 75 किलोग्राम से कम, तो 55 किलोग्राम या अधिक लेकिन 75 किलोग्राम से कम, तो ये टोटल लोग आपके हो जाएंगे इतने। व्यक्तियों की संख्या 80 किलोग्राम या अधिक लेकिन 100 किलोग्राम से कम, तो ये आपके 100 ये यहाँ तक हो जाएंगे इतने, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आपको बतानी है से कितने प्रतिशत अधिक है। चलो तो इसको काउंट करना स्टार्ट कर दो, 50 और 50 100, और ये कितना हो गया 60, तो 100 और 60 160 हो गया। यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, 38 और 30 68, 68 और 12 ये कितना हो जाएगा 80, और 1 81 और 9 ये हो जाएगा 90, तो 90 से 160 कितना अधिक है, ये अधिक है 70, 70/90 यानी कि 7/9, इसका गुणा करोगे या इसका प्रतिशत निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/9 11.11, तो ये 77.77 या फिर 77.8 ये इसका आंसर दिया जा सकता है। आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी करी गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई और राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई। राजस्व की प्राप्ति का मतलब कितना है, 25% यानी कि 4 से 5, और कमी कितने की करी गई है, 5 से 20% यानी 5 से 4, तो यहाँ पर बताना है कितने की वृद्धि हुई। कैसे करते हैं, 4 में कितने से गुणा करें 5 आ जाए 5/4 से, 5 में कितने से गुणा करें 4 आ जाए 4/5 से, कितने से गुणा कर दें 20 से गुणा कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, तो 16 से 25 तो कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है, 9/16 की आपको वैल्यू बतानी है। 1/16 आपको पता है कितना होता है 6.25%, 9 से इसमें गुणा करोगे 9 छक्का 54, और 8 से अगर गुणा करते 0.25 में तो आता 2, और 1 से गुणा करते तो आता 0.25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 56.25 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है आपको बताना है 2x - 3y प्लस कितना है 6 है, यहाँ पर 2x - 3y + 6 = 0 और 4x + y = 16, और y = 0 के बिंदु रेख से आपको बताना है परिवृद्ध क्षेत्रफल, आपको बताना है क्या होगा। भाई देखो ये तो आसान क्वेश्चन रहता है। ये x एक्सिस क्या होती है, y = 0, ये x एक्सिस में y कैसा रहता है, हमेशा 0 रहता है। एक इक्वेशन हो गई। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x - y बराबर में -6 आएगा, तो -6 से अगर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको प्लस में बना लो, तो ये -3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये होता है कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं एक लाइन की इक्वेशन का। तो x एक्सिस पे कितना -3 1 2
3 ऐसे कर लिया, तो ये माइनस का 3 और y एक्सिस पे 2, तो 1 और 2। तो ये जो लाइन होगी वो यहाँ कहीं से इस तरह से पास होती हुई जाएगी, ठीक है ना। इस वाले को भी सेम फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, x/4 और y/16 बराबर 1 के। तो x का मान कितना, 1 2 3 4 और y का मान कितना, 2 तक हो गया था, 3 4 5 6 7, इस तरह से बहुत ऊपर जाएगा, तो ऐसे मान लेते हैं कि ये ऐसे कहीं पर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया है जिसका हमें मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालोगे भाई, तो यहां पर आपने क्या बोलोगे कि यहां पर देखो ये वाले पॉइंट की वैल्यू हमें पता है कितना है, -3,0। इस वाले पॉइंट की वैल्यू पता है कितना है, x बराबर कितना आ जाएगा, +4 और x है, y तो 0 रहता है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वो पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों इस तरह से सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो इसको निकाल लो जरा, कितना आ जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर दोगे तो ये भी 4x हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको एक सही तरीके से लिख लेता हूँ, तो 2 से गुणा करूंगा 4x -6y, और ये -6 है तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दो, तो y से 6 तो ये हो जाएगा 7y, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ गया 4, y का मान 4 यहाँ पुट कर दोगे तो ये होगा 12, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3। तो x बराबर 3 और y बराबर 4, ये आपका वैल्यू आ गया। x बराबर 3 और y बराबर 4, तो यहां से अब आप इसको देखो कैसे कर सकते हो कि ये पॉइंट 3 है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं पर ये 3,0 होगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, यहां से 2 ट्राइंगल्स इसको ब्रेक कर लो। 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा, देखो यहां पर अगर मैं इसको 2 ट्राइंगल्स में ब्रेक कर रहा हूं तो उससे फायदा क्या है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे, जिसमें से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर देखो ये कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पर 3 है, यहाँ -3 है, तो ये डिस्टेंस हो गई 6। ये भी 3 है x एक्सिस, ये भी 3 इसका x है, तो y 0 से 4 गया तो ये 4 आ गया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो 4 3 12, तो इसका एरिया 12 आ जाएगा। और इसका एरिया कितना निकल करके आएगा, देखो ये कितना है 3 से 4, तो यानी कि एक लेंथ है और ये 4 रहेगा, तो हाफ करोगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 12 और 2 14 के बराबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है। बाकी फॉर्मूला वगैरह से आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, प्रॉब्लम आप उसमें क्रिएट हो जाएगी। तो बेटर रहेगा कि आप इसी तरीके से कर लीजिए, 2 राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में ब्रेक करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 है और प्रत्येक तिर्यक कोर स्लैंट एज आपको दी गई कितनी है, स्लैंट एज 30 सेंटीमीटर है। पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई खाली आपको बतानी। भाई देखो स्लैंट एज एक चीज होती है और एक चीज क्या होती है, देखो 2 चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे अगर मैं यहाँ से सेंटर पे इसको इस तरह से मिलाऊं, तो ये इसका जो सेंटर है जो कि सेंट्रॉइड भी होगा, इससे अगर मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि पिरामिड है तो टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर मिलाता हूं तो ये तो इसकी हाइट है जो कि हमसे पूछी जा रही है। अब इसी टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर मैं इस वाले इसके कॉर्नर से मिलाता हूं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट या स्लैंट एज, यहां पर इसको बोलेंगे। और यहां पर अगर मैं इसको इसके भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता हूं तो ये क्या कहलाती है, ये स्लैंट हाइट कहलाएगी, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट और स्लैंट एज के बीच का रिलेशन आपको पता है, और यहां से अगर मैं इसको मिला दूं और इसके बाद इसके सेंटर से मिलाऊंगा तो ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये जो इसकी हाइट है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है और स्लैंट एज, इनमें जो रिलेशन है वो कितना आ जाएगा कि अगर मैं इसको, ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ये जो परपेंडिकुलर होगा तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी, इस वर्टेक्स से, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को निकालना होगा। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, देखो इसकी लंबाई 20 है, अगर लंबाई 20 है तो हाइट क्या होती है a√3/2 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 20√3/2 करोगे तो ये 10√3 आ जाएगा, और 10√3 है तो ये 2:1 में डिवाइड होती है, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी 2/3 के बराबर। तो इसका 2/3 कर दोगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 20, और √3/3 लिखूं या फिर 20/√3 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्लैंट एज आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 30 है, तो ये वाली हाइट की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, देखो यहाँ पर हाइट को मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 400/3, और ये कितना हो जाएगा 900 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो 900 - 400/3,
3 आप ले लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 2700, इसमें से 4 कम करोगे तो आएगा 2300, तो x का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो x का मान आ जाएगा 10 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23/3 के बराबर, है ना। तो 10 टाइम्स 23/3 और ये कहां पर है, किस ऑप्शन में दिया गया है, x का मान 23/3 ये ए ऑप्शन में दिया गया है। तो स्लैंट एज आपका क्या होता है, जहां पर ये एज है ना, ये आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स से जब आप उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को मिलाते हो तो ये आपका स्लैंट एज हो जाता है, और यही अगर इसको हम लोग यहां से मिला दें तो ये आपका स्लैंट हाइट होता है। देखो इनका यूज कहां कहां पर होता है वो भी समझ लो, कि जैसे अगर मेरे से पूछा जाए इसमें कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया या इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना हो, तो लेटरल सरफेस एरिया आपका इसके लिए क्या होता है, हाफ बेस का पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट, जो कि यहां से आपको नापी जाती है, तो ये स्लैंट हाइट का रोल रहता है। तो ये आपका किस में आता है, लेटरल सरफेस एरिया में। और अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, 1/3 बेस का एरिया और इनटू बेस, ये जो हाइट जो हम लोगों ने निकाली, तो ये आपका हाइट आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे, 5 दूनी 10 और 1 11/2 घंटों में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4, तो बी एक नेगेटिव पंप होगा जिसके साथ में भरने की वजह से 8 चौको 32 और 1 33/4 इतने घंटे लग गए, तो ये टाइम लग गया। तो आपको पहले तो इसकी क्षमता निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 33, तो ये हो जाएगी 11 3 गुणे 2 और 33 से डिवाइड करोगे तो ये 4, तो 6 क्षमता थी, 4 क्षमता बची, यानी कि 2 क्षमता ये खा गया। अकेले रिसाव से अगर इसे खाली करना होता, पूरा नहीं खाली करना है, सिर्फ 30% यानी 3/10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी कट तो रहा नहीं है, तो 99/20 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग, यानी कि उस संख्या के 70% की वैल्यू कितनी है, 70 है, तो वह संख्या क्या होगी, 100 के बराबर होगी। ये तो बहुत ही आसान हो गया, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2017 और 2019 में देश वाई द्वारा, 17 और 19 में देश वाई द्वारा, ये आपका नंबर है, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसमें 10 जोड़ दो तो 27 27 54 550, तो ये आ गया 550। और 2016 में देश एक्स द्वारा, 2016 में देश एक्स द्वारा, तो ये कितना हो गया 220 का उत्पादन आपको बताना है 2016 18 और 2020, तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा 770। 2016 18 और 20, तो 16 18 और 20 एक एक को छोड़ करके देश जेड द्वारा, तो 16 18 और 20 में देश जेड द्वारा कितना है 300 और 300 600 और 4 1000 और 60 और 20 80 और 20 100, तो ये कितना हो गया 1100 के बराबर। तो ये आपको बताना है कि ये देश जेट द्वारा किए गए उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो 11 से तो कट ही जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 7, तो जो 7 है वो 10 का बताना है कितना प्रतिशत है, तो ये 70% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अपनी आय का 35% बचत करता है, उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हुई है, 1000 मान लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल पाएंगे। तो 35% मतलब 350 की सेविंग करता है, 650 रुपए खर्च करता है। 20.1 यानी 201 रुपए की वृद्धि हो गई, तो उसके व्यय में उसका खर्चा जो है कितना बढ़ गया 130 बढ़ गया, तो 201 में से 130 तो 70 और 1 71 रुपए उसकी सेविंग्स बढ़ गई है। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, तो पहली चीज वृद्धि होगी, तो अपने का वृद्धि होगी, और कितने की वृद्धि होगी 71/350, 70 होता तो 7×35 1 बटे कितना आ जाता 20 आ जाता। अब देखो यहाँ पर हमें छोटा नंबर लिया तो हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, वृद्धि होगी 0.3, इतना 1/350 है, इसका प्रतिशत निकाल रहे हो, तो लगभग में कितना आ गया 0.3 के बराबर। ठीक है, चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी और सी, और इसके एंगल ए और एंगल बी के प्रतिच्छेदन बिंदु, तो एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक ये इस तरह से ड्रॉ कर लोगे, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है ओ है, और आपको क्या दिया गया बी ओ सी, अच्छा ये इस तरह से ड्रॉ करोगे तो बी ओ सी आ जाएगा।
तो BOC का मान कितना दिया गया, 108 के बराबर। BOC का मान 108 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो BOC का मान 108 है तो एंगल ए निकाल सकते हो, कितना आएगा 90 प्लस a/2, मैं ये लिख लूं तो ये 108, तो एंगल ए कितना आएगा, 90 में से 108 घटाओगे 18, तो एंगल ए का मान कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 के बराबर। तो ये आपका 36 के बराबर हो गया। तो BAO का मान पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 है तो ये उसका आधा ही हो जाएगा, तो ये आपका 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। और आप सभी बच्चों को पता है मैं रेगुलरली क्लासेस अनअकैडमी पर भी लेता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी न्यू लर्नर्स हैं वो सभी मेरा कोड यूज कर सकते हैं, आशीष.तिवारी। और इसके साथ ही साथ देखो, आप टेस्ट सीरीज यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको मिलती है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। संडे टू संडे आपको कॉम्बैट का फीचर रहता है, जिसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं और कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छी रैंक लाने पर आपको 1 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन या फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है। और इस संडे यानी अपकमिंग जो 27 फरवरी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप अच्छे से एनरोल करेंगे तो स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको रैंक 1 लाने पर लैपटॉप तक का जीतने का मौका है, और 2 to 6 पर स्मार्टफोन, और इसी तरह से वायरलेस हेडफोन्स और बहुत सारे इनाम हैं जो आप जीत सकते हैं। तो 27 फरवरी को जरूर एनरोल करिएगा। जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।